हेलो एवरीवन, वेलकम टू JSI ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम एबनॉर्मल मोलर मास की स्टडी करेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, किस टाइप से वो डिफरेंट है नॉर्मल मोलर मास से, और उसके साथ साथ हमें वांट ऑफ कॉन्फिशिएंट या वांट ऑफ फैक्टर भी हमको स्टडी करना है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर चुका हूं। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 हमने कंप्लीट की थी, उनका एक बार रिवाइज कर लीजिए आप, जिससे आपके माइंड में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने डिटेल में स्टडी की है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की कंप्लीट स्टडी। रिवर्स ऑस्मोसिस आल्सो वी डन इट। तो ये सारे बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो मैक्सिमम अमाउंट में थी वो आपको दी जा चुकी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए लीव की हो, आपको बताया नहीं गया हो। मैक्सिमम अमाउंट में जो भी मैक्सिमम चीज़ें थी वो आपको एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। नहीं है, जो भी बचा हुआ पार्ट है तो उनको अपन, यदि बच भी जाती हैं तो उनको अपन एक अलग लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। जो भी अपन क्वेश्चन वाला लेक्चर कंप्लीट लेंगे ना, उस लेक्चर में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे दैट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर। व्हाट इज़ द एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल बिहेवियर। किसी कंपाउंड का उसके नॉर्मल बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ जाना एबनॉर्मल बिहेवियर को सजेस्ट करता है। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, कैसे ये एबनॉर्मल रिप्रेजेंट होगा, वो अपन को देखना है। बिफोर वी स्टार्ट टुडे क्लास आई वुड से व्हाट इज़ द आंसर लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है आपसे पूछूंगा मैं, और मैं बताऊंगा भी कि यू जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर लास्ट क्लास क्वेश्चन में। जी लास्ट क्लास में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, दैन फर्स्ट यू टेल मी। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इज़, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब हमारा गला ख़राब होता है, थ्रोट प्रॉब्लम्स होती है, तो थ्रोट प्रॉब्लम होने से गले में आवाज़ नहीं आती है। व्हाट इज़ द रीज़न? आवाज़ नहीं आती है, गला बैठ जाता है, वो सारी चीज़ें अपन ने नोटिस की थी। वो ऑस्मोसिस बेस पे आपको एक्सप्लेन करना था। तो उसका आंसर क्या था? आंसर था कि हमको जब भी गला बैठता है तो हमें एडवाइस दी जाती है कि नमक के पानी के गरारे यूज़ करें। नमक के पानी को एज ए ड्रिंक वाटर यूज़ करना है आपको। वो क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न क्यों? क्योंकि सॉल्ट वाटर जो होता है, मतलब NaCl प्लस H2O का जो ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दैट वन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है मीन्स ये क्या करेगा कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं गले के अंदर, जो भी कह सकते हैं ऑर्गन्स हैं, वो उनके खिंचाव को कम करता है। मतलब अंदर जो भी आपका या कह सकते हैं कोई डिफेक्ट है उसको कम करने का काम करता है नमक का पानी। हाइपरटोनिक होता है तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है इनसाइड टू आउटसाइड होती है। जब इनसाइड टू आउटसाइड होगी तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ से आएंगे? अंदर से। तो पूरे खिंचाव को ये बाहर की तरफ ले आता है और हमारे गले को बिल्कुल नॉर्मल वे में कर देता है, मतलब ठीक कर देता है। उसका रीज़न है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने से ये कह सकते हैं एक्सो ऑस्मोसिस रिएक्शन होगी, जिससे वहाँ पर गला नॉर्मल वे में आ जाता है। इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि आप नमक के पानी के गरारे कर सकते हैं या नमक का पानी एज ए ड्रिंक वाटर यूज़ कर सकते हो, आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर। व्हाट इज़ द एबनॉर्मल बिहेवियर? एबनॉर्मल बिहेवियर से पहले नॉर्मल बिहेवियर पर पता होना चाहिए। नॉर्मल बिहेवियर की बात करें, जैसे कोई कंपाउंड है, मैंने एज्यूम कर लिया एसिडिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड नॉर्मल वे में जो एटॉमिक वेट रिप्रेजेंट करता है दैट 160, लेकिन एबनॉर्मल जब कंडीशन आएगी ना तो इसका वेट ये है, मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है, 60 नहीं आएगा, ये चेंज हो जाएगा। और चेंज होकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। रीज़न एबनॉर्मल बिहेवियर, क्योंकि विच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिसोशिएशन एंड एसोसिएशन प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करें।
डिसोशिएट मतलब आयनों में डिसोशिएट हो जाए, एसोशिएट मतलब कंबाइंड हो जाए इन द सॉल्यूशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर। उस कंडीशन को ही एबनॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे, क्योंकि डिसोशिएट होने पे भी इफेक्ट जनरेट होगा और एसोसिएट होने पे भी, एसोसिएशन होने पे भी वहाँ पर इफेक्ट जनरेट होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमको एक पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस टॉपिक। तो देखें, तो मैं बता रहा हूँ कि डिसोशिएशन एसोसिएशन होगा। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। दे प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट नेचर। पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेंगे। तो इसमें भी यही है, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे, एबनॉर्मल बिहेवियर जनरेट होगा। कोई नॉर्मल कंपाउंड का इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ मोल, तो वहाँ पे एबनॉर्मलिटी आएगी। किसी के मोल्स कम हो रहे हैं तब भी एबनॉर्मलिटीज़ आएगी। तो उस कंडीशन को अपन को देखना है। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा ऑब्जर्व वैल्यूज़ को और थ्योरेटिकल वैल्यूज़ को, मींस कैलकुलेशन वैल्यूज़ को और उसकी जो फिक्स वैल्यू है उसको अपन कंपेयर करेंगे बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। डिसॉल्व किसको करते हैं? सॉल्यूट को। इक्वल टू थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट। इज इट क्लियर? ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल एंड थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल को अपन कंपेयर कर रहे हैं। सेम कंडीशन फिर से लिखता हूँ, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव properties. Third one is observe मोलर मास। तीनों कंडीशन इसीलिए लिख रहा हूँ कि तीनों कंडीशनों में ही चेंज आएगा आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन। एंड थ्योरेटिकल मोलर मास। देखो दो कंडीशन होंगी और वो कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशन इज जब हम किसी सॉल्यूट पार्टिकल्स को या सॉल्यूट को सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी दो कंडीशन है, या तो वो डिसोशिएट होगा या फिर वो एसोसिएट होगा। मतलब या तो उसका डिसोशिएशन होगा या उसका एसोसिएशन होगा, या तो वो आयनाइज्ड होगा मतलब पार्टिकल्स में ज़्यादा बनेगा, या फिर वो कंबाइंड होकर एक बड़े पार्टिकल्स फॉर्मेशन करेगा। दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन के लिए मैंने ऑब्जर्व वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू लिखी है। किसी सॉल्यूट पार्टिकल को मैंने डिसॉल्व किया और जो जैसा है वो वैसा ही रहा, तो उस कंडीशन में थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी? सेम आएंगी, कोई चेंज नहीं होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने मार्कर लिया, मार्कर को मैंने किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, अब इसका कोई भी चेंज नहीं आया, ये डिसॉल्व कंडीशन में भी सेम ऐसा है, तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट इक्वल टू थ्योरेटिकल नंबर मोल ऑफ सॉल्यूट सेम रहेंगे। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ कॉलिगेटिव सेम रहेंगे। ऑब्जर्व मोलर मास एंड थ्योरेटिकल मोलर मास दोनों ही सेम रहेंगे। जब कंडीशन ये सेम जैसी आ रही है तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ पर ना तो डिसोशिएशन हुआ है ना ही एसोसिएशन हुआ है। बट इन दैट केस डिसोसिएशन की कंडीशन और एसोसिएशन की कंडीशन में क्या होगा उसको यहाँ पर कहते हैं, और उससे कैसे एबनॉर्मल मोलर मास जनरेट होता है उसको अपन एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, जस्ट
NaCl को डिसॉल्व करता हूँ तो ये Na+ और Cl- में डिसोशिएट होता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NaCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, लेकिन आयंस के कितने मोल फॉर्मेशन हो गए, 1 मोल्स फॉर्मेशन हो गया आपका Na+ एंड सेकेंड 1 मोल ही आपका क्या फॉर्मेशन हो गया, Cl-। आयनाइज्ड हुआ है, आयनाइज में डिसोशिएट हुआ है, डिसोशिएशन की कंडीशन है ये, लिख देता हूँ यहाँ पर। डिसोशिएशन की कंडीशन है ये। इज इट क्लियर? अब डिसोशिएशन की कंडीशन है तो ये सिचुएशन मिलेगी अपन को। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स वाला, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल कितने हैं आपके, 1, स्टार्टिंग में तो हमने 1 ही लिए, प्रैक्टिकली कितना आ रहा है, 2 मोल्स आ रहे नहीं आ रहे, तो ऑब्जर्व और ये सेम है क्या, नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिसोशिएशन की कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्व मोल तो ज़्यादा है, थ्योरेटिकल मोल्स कम है। इज इट क्लियर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में ज़्यादा है, इसके पास या इसके पास, वेल नोन है इसके पास ही है, तो अगेन ऑब्जर्व वैल्यूज ज़्यादा हो गई, थ्योरेटिकल वैल्यूज कम है। मोलर मास को कंपेयर करें तो मोलर मास को कैलकुलेट कर लो, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, टोटल करेंगे तो 58.5 आंसर में आया। अब यहाँ पर 1 मोल NaCl का 58.5 आ रहा है, तो 2 मोल्स डिवाइड हो गया, मीन्स डिवाइडेशन हो जाएगा, तो 58.5/2 कैंसिल आउट करें तो 2, 1 बचा, ऊपर आया 18, मतलब 9 और 0.5 है 25, ये आंसर मान लो। अब मोलर मास की कंपेयर करें तो यहाँ पर मोलर मास कम हो गया, यहाँ पर मोलर मास ज़्यादा है, मतलब थ्योरेटिकल कंडीशन में तो मोलर मास ज़्यादा है और ऑब्जर्व कंडीशन में मोलर मास कम हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो गए तो मोलर मास डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो ऑब्जर्व मोलर मास इज लेस देन थ्योरेटिकल मोलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास ज़्यादा है, ऑब्जर्व मोलर मास कम है। देख सकते हो आप, तो इफेक्ट पड़ा ना, नहीं पड़ा, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर। डिसोशिएशन और एसोसिएशन, मैंने डिसोशिएशन की कंडीशन लिखी है, अभी मैं एसोसिएशन की भी लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को भी अपन नोटिस कर लेते हैं। जब दोनों कंडीशनों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो हमको लगेगा यार दैट इज द एबनॉर्मल बिहेवियर। देखो एबनॉर्मल बिहेवियर ही है, यहाँ पर 1 मोल का इतना है, यहाँ पर मोलर मास डिवाइड हो गया। अब इस कंडीशन में मोलर मास डिवाइड हो गया, मींस एबनॉर्मल बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो थी आपकी डिसोशिएशन कंडीशन। सेम कंडीशन में एसोसिएशन की कंडीशन में ले लूँ तो एसोसिएशन की कंडीशन में एग्जाम्पल, नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, एज आई टोल्ड यू बिफोर। इज इट क्लियर? एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो उस कंडीशन में इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। इसको मैं छोटा एरो से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। CH3 COOH ऐसी पोजीशन मिलेगी, CH3 COH डॉट 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 और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन यहाँ, ये भी डॉट डॉट के साथ ऐसी सिचुएशन मिलेगी। आप चाहें, आपको नहीं दिख रहा हो साफ साफ तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, और भी अपने पास स्पेस है जिसके अकॉर्डिंग ही अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपको भी क्लियरली एक्सप्लेन होगा। डॉट 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 दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको फॉर्मेलिटी वाली जो सिचुएशन बताई थी वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एसिडिक एसिड के मैंने 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ किए, 2 कंपाउंड्स यूज़ करने पर यहाँ पर केवल सिंगल कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ,
तो यहाँ पर इस कंडीशन को बोलते हैं एसोसिएशन, मतलब आपके जो आपने मॉलिक्यूल यूज़ किया है वो आपस में ही बॉन्डिंग करके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स या कुछ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन्स कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाके वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा। आयनाइज्ड होना और कंबाइंड होना, ये कंडीशंस हैं यहाँ पर, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब यहाँ पर यदि मैं इसको कंपेयर करूँ तो कितने मोल्स हैं यहाँ पर, देखो इसके तो 2 मोल्स हैं, फॉर्मेशन कितना हुआ है, केवल सिंगल मोल कंपाउंड बना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व की ज़्यादा है, इसके लिए मैं यदि रिटर्न करूँ तो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ ज़्यादा हैं या ऑब्जर्व वैल्यूज़, थ्योरेटिकल वैल्यूज़ ज़्यादा है। एसोसिएशन के लिए चल रहा है, ऑब्जर्व वैल्यूज़ ज़्यादा है या थ्योरेटिकल वैल्यूज़ ज़्यादा है, अगेन थ्योरेटिकल वैल्यूज़ ही ज़्यादा है, देख सकते हो। तो 2 मोल्स हैं यहाँ पे, 1 मोल्स हैं। मोलर मास की कंडीशन यहाँ डिफरेंट हो जाएगी। मोलर मास की कंडीशन में लिखे हैं तो मोलर मास 60 होता है, लेकिन इधर जाने पर 120 हो रहा है, तो मोलर मास किसका ज़्यादा है इस बार, ऑब्जर्व वैल्यू का ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, दोनों की कंडीशन एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब ना तो डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो तब तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व में। बट इन दैट केस डिसोसिएशन हो जाता है तो डिसोसिएशन होने पर ऑब्जर्व वैल्यूज ज़्यादा हो जाएंगी, मोलर मास वहाँ पर कम हो जाएगा थ्योरेटिकल वैल्यूज़ के लिए, डिसोसिएशन कंडीशन के लिए ये वाली सिचुएशन मिलेगी। बट इन दैट केस व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट, मतलब एसोसिएशन हो रहा है, उस कंडीशन में थ्योरेटिकल वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगी और मोलर मास ऑब्जर्व का ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन मिलती है तो उसको अपन एबनॉर्मल की कंडीशन में रखते हैं। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मोलर मास यहाँ पर 58.5 था, लेकिन इधर जाकर ये 29.25 हो गया, बिकॉज एबनॉर्मल बिहेवियर। मोलर मास इसकी कंडीशन में 60 था, लेकिन इधर जाकर 120 हो गया, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल नेचर। दैट इज़ द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कंपाउंड। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं पॉइंट टू पॉइंट। डिसोसिएशन और एसोसिएशन की कंडीशन में ही ये पॉसिबल है, ना तो डिसोसिएशन हो और ना ही एसोसिएशन हो, तो वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, वो नॉर्मल बिहेवियर ही रिप्रेजेंट करेगा एज ए बिफोर, जैसे वो रिप्रेजेंट कर रहा था ना वैसे ही रहेगा। तो देख लो एक एक एग्जांपल्स, फिर मैं आपके लिए एग्जांपल देता हूँ, देन यू कैन सॉल्व दिस। एबनॉर्मल मोलर मास की आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एंड रिप्रेजेंट डिसोसिएशन और एसोसिएशन प्रोसेस, देन नेचर कॉल इज एबनॉर्मल मोलर मास नेचर। क्लियर? देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिनकी डिसोसिएशन और एसोसिएशन कंडीशन आपको खुद रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है ना, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डिसोसिएशन की कंडीशन में, डिसोसिएशन की कंडीशन में यूज़ करना है आपको KCl एंड AlCl3, ये दोनों पार्टिकल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएशन कंडीशन में यूज़ करना है। एसोसिएशन की कंडीशन में आपको यूज़ करना है एक तो फॉर्मिक एसिड एंड सेकंड वन इज बेंजोइक एसिड C6H5COOH, फॉर्मिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन करना है बाय द एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। दोनों के लिए लिखना है, फिर ऑब्जर्व थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व थ्योरेटिकल, फिर बताना है किसका ग्रेटर देन किसका लेस देन होगा। इज इट क्लियर? तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर था आपका। नेक्स्ट
वी विल स्टार्ट वांट ऑफ फैक्टर। तो एक बार ये लिख लो, उसके बाद मैं रफ करता हूँ इसको। अब देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर। एज वी नो we done colligative properties. Colligative properties depend on the number of particles. तो इस colligative properties में degree of dissociation, degree of association कितना हो रहा है, कितना अमाउंट में डिसोशिएट हुआ है, कितने अमाउंट में एसोसिएट हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वांट ऑफ साइंटिस्ट आए। उन्होंने एक फैक्टर सजेस्ट किया दैट इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। इज इट क्लियर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए? वांट ऑफ। तो न्यू हेडिंग इज वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर? देखो वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों आया? रीजन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए वांट ऑफ साइंटिस्ट ने फैक्टर जनरेट किया था, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन यदि अपन सजेस्ट करें तो वो डेफिनेशन क्या है? देखो ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल अपॉन theoretical number of solute mole. Clear? Observe number of solute mole upon theoretical number of solute mole. Observe colligative properties upon theoretical colligative properties भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. Observe molar mass upon theoretical molar mass भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि want of factor is the ratio of observed colligative properties to theoretical colligative properties is called want of factor. डेफिनेशन फॉर्मेशन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मूला जनरेट कर लो, डेफिनेशन तो अपने आप ही लर्न हो जाएगी. क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने ये लिख लिया. तो इसके प्लेस पे आप ये भी लिखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है. ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिकल वैल्यूज क्या है. ऑब्जर्व कॉलीगेटिव, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग. प्रॉपर्टीज अपॉन theoretical colligative properties. Is it clear? ये फैक्टर को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब इस फैक्टर को मैं सजेस्ट करूंगा आपको 3 कंडीशन में अभी बताने वाला हूं. उसके बेस पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी करके बताऊंगा, उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं और उनके लिए आई की वैल्यूज़ क्या कैलकुलेशन हो रही है, उसको अपन को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो पहले फॉर्मूले लिख लें आप ये दोनों फटाफट. लिख लिया? तीन कंडीशन लेते हैं और 3 कंडीशंस क्या हैं एग्जाम्पल फॉर्म में. फर्स्ट स्टार में हम करते हैं व्हेन डिसोशिएशन और एसोसिएशन, डिसोशिएशन association of solute does not
टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस मीन समझे इसका, ना तो डिसोसिएशन हुआ है ना ही एसोसिएशन हुआ है। उस कंडीशन में क्या वैल्यूज आएंगी आई की, आई इज इक्वल टू 1, ऐसी सिचुएशन मिलेगी आपको। व्हेन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट डज नॉट टेक प्लेस देन वैल्यूज आई इज 1। सेकेंड वैल्यूज में बात करें, व्हेन सॉल्यूट take place dissociate, where dissociation take place, उस कंडीशन में क्या होगा, I is greater than 1। क्लियर, ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी आपको, मिलेगी नहीं मिलेगी। But in that case when solute association take place means I is less than 1, I is less than 1 होगी। Is it clear? When dissociation and association of the solute does not take place, ना तो dissociation हुआ और ना ही association हुआ, then I value is equal to 1 सिंगल, जो इनिशियली वैल्यूज थी वही लास्ट वैल्यूज होगी, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। दैट इज रिप्रेजेंट नॉर्मल बिहेवियर। बट इन दैट केस व्हेन सॉल्यूट डिसोसिएशन टेक प्लेस, सॉल्यूशन का डिसोसिएट हो जाए, देन आई वैल्यूज इज ग्रेटर देन 1 आएंगी, मतलब पहले से ज़्यादा आने वाली है, आई की वैल्यूज ज़्यादा आएंगी। बट इन दैट केस सॉल्यूट एसोसिएशन टेक प्लेस, देन आई की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी 1 से, मतलब हाफ हो जाएंगी या पॉइंटों में वैल्यूज आएंगी, लेकिन कम ज़रूर होंगे, आई की वैल्यूज़ कम होंगी, मतलब कंबाइंड हो गए मॉलिक्यूल्स, वेल नोन है। अब इन्हीं एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ तो कोई डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा, इसमें देखना NaCl को मैंने डिसोसिएट किया, किस में डिसोसिएट हुआ, Na प्लस NCl माइनस में। तो यहाँ पे कितने मोल्स थे, 1 मोल, ये कितने मोल फॉर्मेशन हुए, 1 मोल इसके 1 मोल इसके, प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑब्जर्व वैल्यू यही है, तो इस ये ऑब्जर्व वैल्यू ये थ्योरेटिकल वैल्यूज, तो फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व वैल्यूज नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल इज 2 हो गए, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट वैल्यूज 1, तो इस कंडीशन में कितना आंसर आ गया 2, मतलब 1 से तो ज़्यादा ही है ना आई की वैल्यूज़, आई की वैल्यूज़ कितनी हो गई, पहले से ज़्यादा है, देखो 2 आंसर आ रहा है। कब, डिसोसिएशन की कंडीशन में। सेम कंडीशन इसके लिए फॉलो कर लो, एसिटिक एसिड को यूज़ करो, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये कंबाइंड होता है, कंबाइंड होके क्या बनाता है, CH3COOH एंड CH3COOH, मैं ऑल ट्वाइस में लिख देता हूँ, ऐसे कंबाइंड होता है। तो इसके 2 मोल्स यूज़ किए थे मैंने, 2 मोल्स यूज़ किए, तो यहाँ पे तो 2 मोल यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन कितना हो रहा है, केवल और केवल 1 मोल। अब इस कंडीशन में देखो ऑब्जर्व वैल्यूज़ क्या हैं, मतलब आफ्टर द रिएक्शन वैल्यूज़ कितनी आ रही है 1, बिफोर रिएक्शन कितनी थी 2, तो 1.5 मीन्स 0.5 मोल्स आ रहे हैं, तो वैल्यूज़ आ रही है ना डिफरेंट। एसोसिएशन की कंडीशन में कम वैल्यूज़ कम हो जाएंगी 1 से, डिसोसिएशन की कंडीशन में वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगी 1 से। तो ये मैंने प्रूफ करके बता दिया। अब एग्जांपल आप जो मैंने आपको बिफोर गिवन किए थे वो भी यूज़ कर सकते हो आप। इज़ इट क्लियर? तो ये है आपका वांट ऑफ फैक्टर, इसके बेस पे हम फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं और इसी बेस पे अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर में रिलेशनशिप भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें लिख लो आप पहले, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को ढंग से पढ़ लें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक फिर से यूज़ होने वाला है यहाँ पर अभी। क्या फॉर्मूले थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में वो एक बार देख लें आप। देख लिया? चलिए
अब देखिए, इन फॉर्मूलों को यहाँ से मैं रफ करता हूँ और हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो फॉर्मूले थे वो एक बार अपन कंसीडर करते हैं एक एक से। नहीं लिखा है वो लिख लें आराम से, ये सारी चीज़ें मैं रफ नहीं कर रहा हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं आपका वॉट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। विच प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दे ऑल्सो डिपेंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ डिक्रीज हो रहे थे, वो कंडीशन अपन को देखनी है। तो एक एक से फैक्टर्स अपन देखते हैं। अपन ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। फर्स्ट वर्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्या था इसका, पी बी नॉट इक्वल माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इक्वल टू एक्स ए। यूज़ किया था नहीं किया था, लास्ट फॉर्मूले ये हुआ था। इसको आपको आई से मल्टीप्लाई करना है। सबको वांट फैक्टर कि जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा उस कंडीशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या इफेक्ट जनरेट होगा उसका कैलकुलेशन इन फॉर्मूले से करोगे आप। इन पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहाँ पर आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। नंबर 2 आपका था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला था टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई स्मॉल एम, मोलैलिटी की कंडीशन यूज़ की थी। तो यहाँ पर भी आपको आई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला जनरेट करना है, ये फॉर्मूला भी यूज़ होगा। थर्ड वन डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रीजन किया था, वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल एम। आई से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है आपको, एक फॉर्मूला ये आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। इज इट क्लियर। नंबर 4 ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई इक्वल टू सी आर टी कैलकुलेट किया था, ये तो लेटेस्ट ही है अभी। आई से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू सॉल्व द क्वेश्चंस। सब में वांट ऑफ फैक्टर यूज़ किया है बिकॉज हाउ टू इफेक्ट वांट ऑफ फैक्टर इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कैसे इफेक्ट करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को आपका वांट ऑफ फैक्टर। क्योंकि वहाँ पर कंडीशन में यदि न्यूमेरिकल में यदि आपकी प्रोसेस में यदि डिसोसिएशन और एसोसिएशन प्रोसेस होगी तो क्या इफेक्ट जनरेट होगा उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा ये चीज़, मतलब ये फॉर्मूले वहाँ पर यूज़ होंगे। इज़ इट क्लियर। तो देख लो एक बार, लिख लिया। चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप भी कैलकुलेट हो जाएगा और आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हो जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर में ही अपन इंक्लूड कर देंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सारी चीज़ें एक्सप्लेन हैं आपके लिए, बस आप कंटिन्यू स्टडी रखें। स्टडी कंटिन्यू रहेगी, आप पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, ये डैम श्योर है, ठीक है ना। व्हेन यू लीव योर कंटिन्यू स्टडी देन 100% श्योर यू फील प्रेशराइज्ड एंड यू बिकम प्रेशर कुकर बन जाओगे धीरे धीरे आप। कब, जब आप कंटिन्यू स्टडी नहीं करोगे। वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
ठीक है ना, रिलेशनशिप भी कैलकुलेट हो जाएगा और आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। एज्यूम करो कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों की स्टडी करेंगे अपन, क्लियर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अभी अभी आपको बताया था कि पार्टिकल्स का डिसोशिएट होना, इजी वे में डिसोशिएट हो जाए पार्टिकल्स, मतलब आयनाइज होना। तो एज्यूम करो कोई कैपिटल ए सॉल्यूट है या कोई कंपाउंड है कैपिटल ए जो कि सॉल्वेंट कंडीशन में जाके ए मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन कर रहा है। डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, ए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहा है, उसको अपन बोल रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट क्या कंडीशन है, मैंने इसका वन मॉलिक्यूल यूज़ किया, स्टार्टिंग में कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ। एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए, और डिसोशिएट होके उन्होंने बना लिए एन अल्फा। इज इट क्लियर। अब इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। डिसोशिएट मतलब आयनाइज्ड हो गए। जब आयनाइज्ड हो गए हैं मीन्स वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए, ज़्यादा हुए हैं। तो उस कंडीशन में अपन एज्यूम करते हैं, देखो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यूज़ की कितनी यूज़ की अपन ने, एक ही तो एज्यूम किया है। ऑब्जर्व वैल्यूज़ या प्रैक्टिकल वैल्यूज़ क्या है, ऑब्जर्व वैल्यूज़ इज देखो एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा यूज़ हुआ है। ऑब्जर्व वैल्यूज़ और थ्योरेटिकल वैल्यूज़ आप इनके प्लेस पे और भी चाहें तो लिख सकते हैं। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल। ऑब्जर्व वैल्यूज रिप्रेजेंट किए तो उसके बेस पे अपन सॉल्व करेंगे। इस बेस पे अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो वी नो दैट इस बेस पे मैं आई कैलकुलेट करना चाहूँ तो व्हाट इज़ द आई वैल्यूज़। आई के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ सॉल्यूट, यही फॉर्मूला लिखा था लास्ट में। देन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सॉल्यूट, सारी चीज़ें एक्सप्लेन है, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट में हमने लिया 1, कोई भी पॉइंट कोई भी डिसोसिएट नहीं हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए मीन वहाँ पर नए अल्फा मॉलिक्यूल्स गेन हो गए आपके। इज इट क्लियर। थ्योरेटिकल वैल्यूज़ मैंने एज्यूम की थी 1, वो ये ही। ऑब्जर्व वैल्यू हमने गेन कर ली, प्रैक्टिकल प्रूफ कर लिया, और फिर इससे आई कैलकुलेट कर लिया। आई इज़ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ सॉल्यूट। इस पेज पे सॉल्व करते हैं तो आई की वैल्यूज़ क्या हैं, ऑब्जर्व कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और थ्योरेटिकल वैल्यूज़ कितनी हैं 1, तो इसका आई की वैल्यूज़ कितनी आ गई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। आई की वैल्यूज़ यही एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इस 1 को मैं इधर शिफ्ट करूँ तो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, देखना आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा एन अल्फ़ा, यही बचेगा। माइनस का अल्फ़ा मैंने हो गया, एन अल्फ़ा हो गया। इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं तो एन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा, ये मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये इधर शिफ्ट कर दिया। फिर आगे चलें अपन, इसमें से कॉमन आ रहा है अल्फ़ा, आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा एन माइनस 1, यही आ रहा है। अल्फ़ा की वैल्यूज़ लास्ट फाइनल वैल्यूज़ जो आती हैं दैट इज़
I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, दैट इज़ योर एल्फ़ा। और एल्फ़ा क्या है यहाँ पर? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। इज़ इट क्लियर? इस बेस पे अपन एल्फ़ा की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। एल्फ़ा आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। इसमें आपको आई की वैल्यूज़ मिल जाए और एन की वैल्यूज़ मिल जाए तो 100% श्योर है आप डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कैलकुलेट कर सकते हो बाय दिस मेथड। इज़ इट क्लियर? तो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं पॉइंट टू पॉइंट। देख लो एक बार और कॉपी पेस्ट कर लो माइंड में। फिर एक और पॉइंट है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ना है अपन को, लिख लो। लिख लिया? चलिए अब इसी के बेस पे मैं आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ा देता हूँ। दोनों ही फॉर्मूले हैं, डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, साथ साथ क्वेश्चन बेस पे भी है। इसका डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन भी पूछा गया है बोर्ड क्लासेस में और इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका ये। तो रफ करते हैं सारी चीज़ों को। फॉर्मूला ये यूज़ होगा तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से ये वैल्यूज़ हटा देता हूँ, केवल ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे से हटा देता हूँ। जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो यूज़ हो जाएगा आपका। देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन? एसोसिएशन मतलब कंबाइंड होना। अब यहाँ पर क्या होगा? डिसोशिएशन मतलब तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे थे, एसोसिएशन मतलब कंबाइंड होना। अब यहाँ पर क्या होंगे? कोलैप्स हो जाएंगे पार्टिकल्स। कोलैप्स मतलब अब बड़ा अणु फॉर्मेशन होगा। कोई ए सॉल्यूट लिया मींस इसके मैंने नंबर ऑफ एन लिए तो ये कोलैप्स होकर क्या हो गया? ए एन फॉर्मेशन कर लिया इसमें। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने इसका एक एज्यूम किया, ज़ीरो इसका एट स्टार्टिंग पॉइंट में कोलैप्स हुआ मतलब एसोसिएट हुआ। बट इन दैट केस एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? एसोसिएट हो गए, एसोसिएशन में कन्वर्ट हो गए। उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें से जो अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स थे, इसके अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स मतलब जो अल्फ़ा यहाँ पर क्या हुआ है आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट में एसोन कन्वर्ट हुआ है, तो उन मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ संख्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले तो एन अल्फ़ा यूज़ कर रहे थे क्योंकि इंक्रीमेंट आ रहा था, अब क्या आ रहा है? डिक्रीमेंट। इज इट क्लियर? अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यूज़ क्या हैं? 1। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ऑब्जर्व वैल्यूज़ क्या ही हैं? 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा अपॉन एन। इस फॉर्मूले को यूज़ करो। इसके लिए क्या वैल्यूज़ आती हैं? आई इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा अपॉन एन अपॉन 1 ही तो है, तो रिमेनिंग पार्ट आई इक्वल टू 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा अपॉन एन ही रह गया। आई की वैल्यू यही है। इसको फर्दर सॉल्यूशन में लेते हैं अपन, तो फर्दर सॉल्यूशन में क्या आ रहा है देखो। आई को एक बार फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ, आई इक्वल टू 1 माइनस एल्फ़ा एल्फ़ा अपॉन एन। 1 को उधर शिफ्ट करूँ तो ये आएगा एल्फ़ा अपॉन एन। मतलब कुछ नहीं किया, एन अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स लिए गए थे, उसको एसोसिएशन में लिया, अल्फ़ा मतलब कोलैप्स हो गए, जुड़ गए आपस में। उस कंडीशन में हमको अल्फ़ा अपॉन एन मॉलिक्यूल प्राय एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, नंबर ऑफ मोल्स कंडीशन डिक्रीज हो गई। थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है? 1। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है? एट द पॉइंट इक्विलिब्रियम। ये चीज़ है। फार्मूला यूज़ किया, फार्मूले बेस पे ये जनरेट किया, आई की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब इसमें आगे सॉल्व करें, इधर माइनस है तो माइनस की कंडीशन में मैं माइनस कॉमन लूँ इस साइड, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस आई इक्वल टू
ये माइनस का और ये प्लस, ये माइनस का प्लस हो गया और ये वाला जो आपका प्लस था वो माइनस का हो गया। इज इट क्लियर? इस कंडीशन में इसमें से अल्फ़ा कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस आई इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस पॉन अल्फ़ा। ये सिचुएशन मिली आपको, देख सकते हो आप। अब इसको आगे सॉल्व करें अपन, तो 1 माइनस आई इज इक्वल टू अल्फ़ा अंदर ब्रैकेट में n आ गया और n माइनस 1 आ गया। इज इट क्लियर? इसमें से अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाहें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1, दैट इज़ योर फाइनल फॉर्मूला। अगेन अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट ये अपन ने एब्जॉर्व किया बिफोर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, सेम एज इट इज़ है। आई की वैल्यूज़ कैलकुलेट की, आई निकाल लिया, आई के बेस पे यहाँ सॉल्व किया इसको। जब सॉल्व किया तो हमें ये आगे स्टेप बाय स्टेप्स पूरा मैथमेटिकल पोर्शन आपके लिए सॉल्व कर दिया, तो देख सकते हो। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, आप देख सकते हो बाय द स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका वांट ऑफ फैक्टर भी कंप्लीट हो गया। वांट ऑफ फैक्टर कंप्लीट होने के साथ साथ आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई थिंक 1-2 टॉपिक ही रिमेनिंग होंगे सॉल्यूशन पार्ट में आपका, तो ये आपका लेक्चर नंबर 13 में आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम लास्ट सेक्शन में कंप्लीट कर देंगे। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कराएंगे न्यूमेरिकल बेस पे, थ्योरेटिकल बेस पे। जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम, आरबीएससी, सीबीएसई या एनसीईआरटी क्लासेस में, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल बाय द फॉर्मूला एंड बाय द कंसेप्चुअलाइज्ड क्वेश्चंस। तो देख लो एक बार ये वैल्यूज़, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। पॉइंट ऑफ फैक्टर्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। I hope you all are well at your home. Keep steady and stay safe and stay home.